भारत की राजधानी दिल्ली अक्सर आतंकवादियों के निशाने पर रही है, लेकिन हाल ही में हुए एक धमाके की जांच ने एक ऐसी जगह का नाम सामने ला दिया है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। हाँ, मतलब धमाका छोटा था पर उसकी गूंज बहुत दूर तक गई। बहुत दूर तक, सीधा फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी तक। तो आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई एक शैक्षणिक संस्थान आतंकवाद का एक नया गढ़ बन रहा था। देखिए, ये मामला सिर्फ एक धमाके की जांच नहीं है, बल्कि आतंकवादियों की, आप कह सकती हैं, बदलती हुई रणनीति की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। बदलती हुई रणनीति किस तरह से? वो अब पारंपरिक ठिकानों को छोड़कर ऐसी जगहों का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां उन पर शक की गुंजाइश कम से कम हो, जैसे कि विश्वविद्यालय। तो हमारी आज की चर्चा इसी पर होगी कि ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, मतलब भर्ती से लेकर फंडिंग तक, और इसके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या मायने हैं। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, उस धमाके से। ये हुआ कहाँ था और इसकी खासियत क्या थी? ये धमाका दिल्ली के एक ऐसे भीड़-भाड़ वाले इलाके के पास हुआ था जहां से मेट्रो स्टेशन, एक बड़ा बाजार और कई सरकारी दफ्तर ज्यादा दूर नहीं थे। तो इरादा साफ था, ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना। बिल्कुल, लेकिन जो चीज जांच एजेंसियों के लिए सबसे अहम थी वो था इसे अंजाम देने का तरीका। तरीका मतलब विस्फोटक की किस्म? हाँ, विस्फोटक और उसे लगाने का ढंग। ये कोई मतलब सामान्य विस्फोटक नहीं था। इसे स्लीपर सेल स्टाइल में अंजाम दिया गया था। अच्छा। और तो और इसमें टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। इससे ये साफ हो गया कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सोची समझी सुनियोजित साजिश थी। एक मिनट, स्लीपर सेल का मतलब भी समझ लेते हैं। यानी ऐसे गुट जो आम लोगों की तरह समाज में घुल मिल कर रहते हैं और हमले के लिए सही मौके का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, जो हमारे आपके बीच ही मौजूद हो सकते हैं। तो जब एनआईए और स्पेशल सेल ने जांच शुरू की, उनका पहला कदम क्या था? इतने बड़े शहर में सुराग ढूंढना तो मतलब भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा रहा होगा। यहीं पर आधुनिक तकनीक काम आई। जांच का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू था डिजिटल फुटप्रिंट को खंगालना। डिजिटल फुटप्रिंट यानी सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन? हाँ, सीसीटीवी फुटेज और हजारों मोबाइल फोन्स के लोकेशन डेटा का विश्लेषण। एजेंसियों ने धमाके के वक्त उस इलाके में सक्रिय सभी मोबाइल टावरों का डेटा निकाला और यहीं से उन्हें पहला धागा मिला। क्या मिला? कुछ ऐसे मोबाइल नंबर जो धमाके से ठीक पहले फरीदाबाद से दिल्ली आए थे और धमाके के तुरंत बाद वापस फरीदाबाद की तरफ चले गए। और ये नंबर उन्हें सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी तक ले गए। एग्जैक्टली। जब इन संदिग्ध मोबाइल नंबर्स की लोकेशन को और ट्रैक किया गया तो उनकी लोकेशन सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस और हॉस्टल से मैच हो गई। कुछ फोन नंबर तो सीधे तौर पर वहां पढ़ रहे छात्रों के नाम पर रजिस्टर्ड थे। हाँ, और यहीं से जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। हाँ, और शक की सुई एक शैक्षणिक संस्थान की तरफ घूम गई। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। लेकिन क्या इस यूनिवर्सिटी का नाम पहली बार किसी विवाद में आया था या इसका कुछ इतिहास भी रहा है? नहीं, स्रोतों के अनुसार ये यूनिवर्सिटी पहले भी विवादों में रही है। अच्छा, किस तरह के विवाद? इस पर नकली डिग्री बेचने, वित्तीय अनियमितताओं और कुछ फैकल्टी सदस्यों की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन वो सब तो अकादमिक या वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले थे। सही कहा, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट ने इन पुराने विवादों को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। मतलब एक यूनिवर्सिटी जिसे ज्ञान का केंद्र होना चाहिए, उसे आतंकी गतिविधियों के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, ब्लाइंड स्पॉट। देखिए, शैक्षिक संस्थानों को अक्सर लॉ एनफोर्समेंट ब्लाइंड स्पॉट माना जाता है। पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी ठोस कारण के कैंपस के अंदर दखल नहीं देती, है ना? हाँ, ये तो है। आतंकी संगठन इसी मानसिकता का फायदा उठाते हैं। कैंपस उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है जहां वो नेटवर्क बना सकते हैं, नए लोगों की भर्ती कर सकते हैं और किसी की नजर में आए बिना अपनी गतिविधियां चला सकते हैं। तो जब जांच यूनिवर्सिटी तक पहुंची तो वहां क्या मिला? वे संदिग्ध कौन थे? जांच में 2-3 ऐसे युवा संदिग्धों की पहचान हुई जिनका सीधा संबंध
यूनिवर्सिटी से था। और दिलचस्प बात ये थी कि ये छात्र पिछले कुछ महीनों से अचानक गायब थे। गायब थे? हाँ, उनके फोन लगातार बंद थे और वे हॉस्टल के कमरों से भी नदारद थे। उनके दोस्तों और परिवार वालों को भी उनकी कोई खबर नहीं थी। ये तो और भी संदिग्ध लगता है। क्या उनके बारे में कुछ और पता चला? हाँ, जब NIA ने उनकी डिजिटल एक्टिविटी को खंगाला तो पता चला कि ये छात्र सोशल मीडिया पर कई कट्टरपंथी समूहों के संपर्क में थे। वे लगातार ऐसा कंटेंट देख और शेयर कर रहे थे जो हिंसा और नफरत को बढ़ावा देता था। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो सामने आया वो था मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का एक बड़ा जाल। पैसा, आतंक का पूरा ढांचा इसी पर टिका होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्रों के खातों में पैसा कहां से आ रहा था और कैसे? बड़ी विदेशी रकम तो वैसे भी एजेंसियों की नजर में आ जाती है। यही तो इस नेटवर्क की चालाकी थी। पैसा सीधे किसी आतंकी संगठन के नाम पर नहीं आता। सोचिए, ये एक नदी की तरह है जो आगे जाके कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है ताकि उसका असली स्रोत किसी को पता न चले। तो फिर कैसे? जांच में यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ लोगों और छात्रों के बैंक खातों में मध्य पूर्व के देशों से असामान्य विदेशी लेन देन पाए गए। तो ये पैसा आता कैसे था? मतलब क्या तरीका था? ये पैसा शिक्षा के लिए दान या किसी NGO को गरीब छात्रों की मदद के नाम पर भेजा जाता था। फिर उस NGO से उसे 10-15 अलग-अलग छात्रों के खातों में स्कॉलरशिप या फीस बताकर ट्रांसफर कर दिया जाता था। और फिर वो छात्र उस पैसे को निकाल लेते होंगे? हाँ, आखिर में ये छात्र दिल्ली बॉर्डर के पास अलग-अलग ATM से उस पैसे को कैश में निकाल लेते थे। इस तरह लाखों रुपए सिस्टम में इस तरह घुल मिल जाते थे कि किसी को शक भी नहीं होता था। ये तो टेरर फाइनेंसिंग का एक क्लासिक मॉडल है जिसे यूनिवर्सिटी की आड़ में चलाया जा रहा था। बिल्कुल, तो ये एक पूरा संगठित मॉडल था। मतलब कमजोर छात्रों को निशाना बनाओ, उन्हें पैसे का लालच दो और फिर उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर लो। आपने सही समझा। स्रोतों के अनुसार ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका था। सबसे पहले ऐसे छात्रों की पहचान की जाती थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हों या किसी वजह से समाज से अलग थलग महसूस कर रहे हों। और फिर उन्हें ऑनलाइन कट्टरपंथी समूहों से जोड़ा जाता था। इसके बाद उन्हें आर्थिक मदद, मुफ्त हॉस्टल और फीस में छूट जैसे लालच दिए जाते थे। और एक बार जब छात्र इस जाल में फंस जाता तो यूनिवर्सिटी कैंपस को उसके लिए एक सुरक्षित ठिकाने की तरह इस्तेमाल किया जाता। ये मॉडल इतना प्रभावी क्यों है? एक यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसा क्या खास है? कई वजह हैं। पहली, छात्र आसानी से अपनी पहचान छिपा सकते हैं। हजारों छात्रों की भीड़ में किसी एक पर नजर रखना मुश्किल होता है ना? हाँ, बिल्कुल। दूसरी, हॉस्टल में देर रात तक जागना, बाहर आना आम बात है, इसलिए किसी की अनजान गतिविधियों पर शक नहीं होता। और तीसरी, जैसा हमने पहले बात की, फंडिंग पर भी सवाल कम उठते हैं क्योंकि स्कॉलरशिप के नाम पर आए पैसे को कोई शक की नजर से नहीं देखता। ये एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन इस सबसे पूरी तरह अनजान था या उनकी तरफ से कोई बड़ी लापरवाही हुई? ये जांच का एक बहुत ही अहम पहलू है। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या कुछ लोग जानबूझकर इस नेटवर्क का हिस्सा थे? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन ये निश्चित रूप से अकेडमिक संस्थानों की निगरानी पर बड़े सवाल खड़े करता है। तो जब NIA और स्पेशल सेल ने इस पूरे नेटवर्क को समझा तो उन्होंने सबूत इकट्ठा करने के लिए क्या रणनीति अपनाई? मतलब किस तरह आगे बढ़े? उन्होंने 3 स्तरों पर जांच को आगे बढ़ाया। पहला था डिजिटल फुटप्रिंट, जैसा कि हमने बात की। मोबाइल, सोशल मीडिया, वो सब। हाँ, छात्रों के मोबाइल फोन, उनके इस्तेमाल किए गए VPN, सोशल मीडिया चैट्स और ई-वॉलेट ट्रांजैक्शंस को बारीकी से ट्रैक किया गया। इससे पता चला कि वे किन लोगों के संपर्क में थे और कहां-कहां गए थे। और दूसरा स्तर फंडिंग करा होगा, जाहिर है। सही। दूसरा था फंडिंग ट्रेल। इसके लिए 10 से ज्यादा बैंक खातों और 3 NGOs की जांच की गई। एजेंसीज ने पता लगाया कि विदेश से पैसा कैसे छोटे छोटे पैकेज में भारत भेजा जा रहा था ताकि वो पकड़ा ना जा सके। हाँ, मतलब पूरा मनी ट्रेल मैप किया गया। हाँ, उन्होंने पैसे के पूरे रास्ते का नक्शा तैयार किया। विदेश से NGO से छात्रों के खाते और फिर खातों से कैश। और तीसरा स्तर डिजिटल और फाइनेंशियल सबूतों के अलावा और क्या मिला? तीसरा और सबसे ठोस सबूत था भौतिक सबूत। जब NIA ने संदिग्ध छात्रों के हॉस्टल के कमरों की तलाशी ली तो वहां से कई चौंकाने वाली चीजें मिली। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे लैपटॉप और हार्ड ड्राइव, विस्फोटक बनाने के तरीके बताने वाली डिजिटल फाइलें, बड़ी मात्रा में कट्टरपंथी साहित्य और सबसे डरावनी चीज, दिल्ली के नक्शे। दिल्ली के नक्शे हॉस्टल के कमरे में? ये तो बहुत ही खतरनाक संकेत है। बिल्कुल। और ये सिर्फ टूरिस्ट मैप नहीं थे,
सूत्रों के मुताबिक इन नक्शों पर शहर के कुछ संवेदनशील इलाकों जैसे बड़े बाजारों, भीड़-भाड़ वाले मेट्रो स्टेशंस और सरकारी इमारतों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर मार्किंग की गई थी। इसके साथ ही जो विस्फोटक बनाने की डिजिटल फाइलें मिली हैं, वो इंटरनेट से डाउनलोड की गई आम जानकारी नहीं थी। उनमें कुछ ऐसे केमिकल कॉम्बिनेशंस थे जो आसानी से उपलब्ध सामग्री से बनाए जा सकते हैं। ये सब इस बात की पुष्टि करता है कि ये कुछ भटके हुए छात्रों का काम नहीं था, बल्कि एक संगठित नेटवर्क था जिसकी योजनाएं काफी बड़ी थीं। बहुत बड़ी। मतलब दिल्ली में हुआ धमाका सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ट्रायल रन। ऐसा ही लगता है। इन सबूतों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली ब्लास्ट शायद सिर्फ एक टेस्टिंग था। अगर ये नेटवर्क पकड़ा ना जाता तो भविष्य में और भी बड़े और विनाशकारी हमले हो सकते थे। तो इन सभी स्रोतों और तथ्यों को मिलाकर देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच ने भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही खतरनाक अध्याय खोला है। ये मामला हमें बताता है कि आतंकवाद की रणनीति अब पहले जैसी नहीं रही। आतंकी मॉड्यूल अब पहाड़ों या जंगलों में नहीं, बल्कि हमारे शहरों के बीच शिक्षण संस्थानों जैसे नए और अप्रत्याशित ठिकानों पर छिप रहे हैं। बिल्कुल। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आना एक बड़ी चेतावनी है कि हमें उन जगहों पर भी सतर्क रहना होगा जिन्हें हम अब तक पूरी तरह सुरक्षित मानते थे। और ये मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या एक शहर तक सीमित नहीं लगता। ये कैंपस आधारित टेरर फाइनेंसिंग के बढ़ते खतरे को उजागर करता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यह एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकता है और ये हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब ज्ञान के केंद्र ही भर्ती और साजिश के ठिकाने बनने लगे तो एक समाज को एकेडमिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की निगरानी के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन कैसे बनाना होगा? इस सवाल का जवाब भविष्य में हमारी सुरक्षा की दिशा तय करेगा।